नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम कोटा संभाग पढ़ रहे हैं। कोटा संभाग में हम झालावाड़, बारां और बूंदी जिला पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का कानपुर, फव्वारों का शहर, शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का नालंदा। मतलब आज हम पढ़ेंगे कोटा संभाग को। और कोटा संभाग में दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा कोटा जिला। कोटा जिला दोस्तों जिसे हम राजस्थान का नालंदा बोलते हैं, जिसे हम शैक्षणिक नगरी बोलते हैं, जिसे हम राजस्थान का कानपुर बोलते हैं, फव्वारों का शहर बोलते हैं, और कोटा की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक विशेषताएं हैं जिन्हें आज हम इतिहास के पन्नों से लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और दोस्तों आप रेडी हो जाइए। दोस्तों, काव्य क्लासेस की ओर से कोटा जिले को पढ़ने के लिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाड़ौती संभाग का सबसे महत्वपूर्ण जिला कोटा। ठीक दोस्तों, जो हाड़ौती संभाग है इसका सबसे महत्वपूर्ण जिला है जिला कोटा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम कोटा को ये जान लेते हैं कि किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कोटा है ना, इस कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। दोस्तों, जो कोटा है इसे कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। अपनी औद्योगिक क्षमता के कारण कोटा कहलाता है राजस्थान का कानपुर। पहली बात दोस्तों, जो कोटा है इस कोटा को कहा जाता है फव्वारों का शहर। दोस्तों, जो कोटा है इस कोटा को कहा जाता है फव्वारों का शहर। एकदम क्लियर। अपनी सौंदर्य कला के लिए कोटा फव्वारों का शहर भी कहलाता है। दोस्तों, कोटा का तीसरा नाम है शैक्षणिक नगरी। जो कोटा है इस कोटा का तीसरा नाम है शैक्षणिक नगरी। क्लियर। दोस्तों, कोटा शहर राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसके लिए जाना जाता है। और संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थी कोटा में अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आते हैं। कोटा साइंस के क्षेत्र में, कोटा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग ही पहचान बना रहा है। ठीक। और दोस्तों, इस कोटा को कहा जाता है आधुनिक भारत का। दोस्तों, जो कोटा है इसे कहा जाता है आधुनिक भारत का नालंदा या राजस्थान का नालंदा। दोस्तों, इस कोटा को आप राजस्थान का नालंदा बोल सकते हो अथवा इस कोटा को आप आधुनिक भारत का नालंदा बोल सकते हो। जो कोटा है इसे कहा जाता है राजस्थान का नालंदा अथवा आधुनिक भारत का नालंदा। ये दोस्तों कोटा के उपनाम हैं, अर्थात कोटा को इन नामों से पहचान मिली हुई है। उद्योगों के कारण कोटा कहलाता है राजस्थान का कानपुर। तो अपने सौंदर्य के कारण कोटा कहलाता है फव्वारों का शहर। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों जो कोटा ने क्रांतिकारी कार्य की है उसके लिए कहलाता है शैक्षणिक नगरी, राजस्थान का नालंदा और भारत का नालंदा, आधुनिक भारत का नालंदा। ठीक। हम दोस्तों सबसे पहले नालंदा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक दोस्तों, जो नालंदा है ना, यह नालंदा साहब आपके प्राचीन काल में मृग शिखावन के नाम से भी जाना जाता था। जो नालंदा है इस नालंदा का एक नाम था मृग शिखावन। दोस्तों ना, जो नालंदा है ना, इस नालंदा का प्राचीन नाम था मृग शिखावन। एकदम क्लियर। पहली बात। दूसरी बात आती है दोस्तों कि जो नालंदा है ना, ये नालंदा दोस्तों जो नालंदा है ना, ये सब आपके नालंदा प्राचीन भारत का। दोस्तों, जो नालंदा है ये नालंदा प्राचीन भारत का प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय था। एकदम क्लियर दोस्तों, जो नालंदा है ये प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय भी रहा था। ठीक। फिर बात आती है दोस्तों कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, दोस्तों बात आती है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके समय हुआ था। पूछा जाए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसके समय हुआ था, तो आप क्या बताओगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के समय। एकदम क्लियर। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका निर्माण हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के समय। पहली बात। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जो नालंदा है ये नालंदा, आपके दोस्तों जो नालंदा है यह नालंदा किस धर्म का केंद्र था। दोस्तों, ये नालंदा किस धर्म का केंद्र था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे, जो नालंदा है ये हीनयान दोस्तों जो नालंदा है ये सब आपके महायान, बौद्ध धर्म में महायान शाखा का केंद्र था। दोस्तों जो नालंदा है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था।
एकदम क्लियर। ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। दो बातें क्लियर। तीसरी बात दोस्तों, जो नालंदा है ना दोस्तों, जो नालंदा है, इस नालंदा में साहब आपके प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने भी अध्ययन किया था। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जब हेनसांग दोस्तों, बात आती है कि जब हेनसांग भारत आया दोस्तों, जब हेनसांग का भारत आगमन हुआ, जब हेनसांग का भारत आगमन हुआ उस समय, जब हेनसांग का भारत आगमन हुआ उस समय नालंदा के प्राचार्य कौन थे? जब हेनसांग भारत आया उस समय नालंदा के साहब आपके प्राचार्य कौन थे? ठीक, तो आप क्या बताओगे कि उस समय नालंदा के जो प्राचार्य थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। एकदम क्लियर। जब हेनसांग भारत आया और दोस्तों उसने जब नालंदा में अध्ययन किया तो उस समय नालंदा के प्राचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र। अच्छा दोस्तों, अगर ये पूछ लिया जाए कि हेनसांग ने नालंदा में कितने माह तक अध्ययन किया था? 18 माह तक। अच्छा, जब हेनसांग भारत आया उस समय था आपके भारत का शासक कौन था? दोस्तों, जब हेनसांग भारत आया उस समय भारत का शासक कौन था? तो आप क्या बताओगे कि उस समय भारत का शासक था हर्षवर्धन। कौन था दोस्तों भारत का शासक? हर्षवर्धन था। समझ जाओगे क्या? नालंदा का प्राचीन नाम था मृगशिखावन। ये प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय था। कुमारगुप्त के समय इसका निर्माण हुआ था। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। ठीक, हेनसांग ने यहाँ 18 माह तक अध्ययन किया था और जब हेनसांग भारत आया उस समय नालंदा के प्राचार्य थे आचार्य शीलभद्र और भारत का शासक था हर्षवर्धन। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, जो हेनसांग है ना दोस्तों, जो हेनसांग है उस हेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन को हर्षवर्धन नहीं कहा गया है। दोस्तों, जो हेनसांग है, हेनसांग ने हर्षवर्धन को साहब आपके दोस्तों पूछा जाए कि हेनसांग को दोस्तों, हेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या नाम दिया है? तो आप ध्यान रखना, हेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन को शीलादित्य कहकर संबोधित किया है। अर्थात जिसे हम हर्षवर्धन कहते हैं उसी हर्षवर्धन को हेनसांग ने क्या नाम दिया है? शीलादित्य। क्या नाम दिया है? शीलादित्य। समझ जाओगे ना। जब हेनसांग भारत आया तो भारत का शासक था हर्षवर्धन और हेनसांग ने साहब आपके हर्षवर्धन को नाम दिया है शीलादित्य। और पूछा जाए कि हेनसांग ने शीलादित्य नाम किस किताब में दिया है? तो आप क्या बताओगे कि हेनसांग के द्वारा CU की में, हेनसांग के द्वारा CU की इस किताब में हर्षवर्धन को शीलादित्य का नाम दिया गया है। समझ जाओगे अच्छी तरह। कोटा का नाम राजस्थान का कानपुर, फव्वारों का शहर, शैक्षणिक नगरी राजस्थान का नालंदा। नालंदा का प्राचीन नाम मृगशिखावन, प्राचीन नाम भारत का ये प्रमुख विश्वविद्यालय था। निर्माण हुआ था कुमारगुप्त के समय। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। हेनसांग दोस्तों यहाँ 18 माह तक अध्ययन किया था और जब हेनसांग आया तो नालंदा के प्राचार्य थे आचार्य शीलभद्र और भारत का शासक था हर्षवर्धन और हर्षवर्धन को हेनसांग ने कहा है शीलादित्य CU की में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों कि साहब आपके जो हेनसांग है ना दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा दोस्तों, अब अगली बात करते हैं। ठीक, फिर दोस्तों थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ये थोड़ी सी नॉलेज ले लो दोस्तों, काम की बात है। ठीक दोस्तों, जो हेनसांग है इस हेनसांग को कहा जाता है दोस्तों, जो हेनसांग है इसे कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। जो हेनसांग है इसे कहा जाता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस चीनी यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। पहली बार दोस्तों, जो हेनसांग है ना, जब ये भारत आया तो ये 3 जगह गया। दोस्तों, जब ये भारत आया तो 3 जगह गया। क्लियर दोस्तों, एक तो गया नालंदा में। कहाँ गया? नालंदा में। ठीक दोस्तों, जो हेनसांग है ये एक गया था भीनमाल में। कहाँ गया था? भीनमाल में। और दोस्तों जो हेनसांग है ना, ये दोस्तों हेनसांग गया था बेराठ में भी। कहाँ गया था? बेराठ में।
बेराट कहाँ आती है? जयपुर में। ठीक, और दोस्तों भीनमाल साहब आपके कहाँ आता है? जालोर में। दो बातें क्लियर। और दोस्तों हेनसांग के द्वारा इस भीनमाल को नाम दिया गया था पीलो मोलो। हेनसांग के द्वारा इस भीनमाल को नाम दिया गया था पीलो मोलो। ठीक, और हेनसांग के द्वारा इस बेराट को नाम दिया गया था यू ची लो। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों जो पीलो मोलो है ना, ये सब आपके वर्ष 2018 में दोस्तों, ये है जो पीलो मोलो है, ये आरपीएससी 2018 में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। देखना पीलो मोलो का जो नाम है ये आरपीएससी 2018 में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, और बेराट को कहा है यूचीलो। ठीक, अच्छा फिर बात आती है दोस्तों कि जो हेनसांग है, इस हेनसांग की आत्मकथा किसने लिखी? पूछा जाए कि जो हेनसांग है, इस हेनसांग की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी? तो देखना दोस्तों हेनसांग की जो आत्मकथा है ना, वो लिखी थी ही ली ने। पूछा जाए कि हेनसांग की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी? ही ली ने। समझ जाओगे ना, हेनसांग की आत्मकथा लिखने वाला कौन था? ही ली। एकदम क्लियर यहाँ तक। तो एक बार मैं दोस्तों फिर रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हम मुद्दे पे आएंगे। कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाता है, फव्वारों का शहर कहलाता है, शैक्षणिक नगरी कहलाता है, राजस्थान का नालंदा या आधुनिक भारत का नालंदा कहलाता है। नालंदा का प्राचीन नाम है मृगशिखावन, ये प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के समय। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था। यहाँ हेनसांग ने 18 माह तक अध्ययन किया था। जब हेनसांग भारत आया उस समय नालंदा के प्राचार्य थे आचार्य शीलभद्र, भारत का शासक था उस समय हर्षवर्धन, और नालंदा और हर्षवर्धन को हेनसांग ने कहा है शीलादित्य CU की में। समझ जाओगे क्या भैया? ठीक दोस्तों, हेनसांग तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। और दोस्तों हेनसांग नालंदा गया था, भीनमाल गया था, बेराट गया था। ठीक, और दोस्तों हेनसांग ने भीनमाल को बोला है पीलो मोलो, बेराट को बोला है यूचिलो, और हेनसांग की आत्मकथा का नाम है दोस्तों, जो हेनसांग की आत्मकथा है वो लिखी थी ही ली ने। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो हेनसांग है ना दोस्तों, ये भी याद रखना कि जो हेनसांग है, ये हेनसांग महाराष्ट्र भी गया था दोस्तों। जो हेनसांग है ना, ये महाराष्ट्र भी गया था, और हेनसांग के द्वारा दोस्तों महाराष्ट्र को नाम दिया गया था मोहोलीचिअ। दोस्तों हेनसांग महाराष्ट्र भी गया था, और हेनसांग के द्वारा महाराष्ट्र को नाम दिया गया था मोहोलीचिअ। समझ जाओगे दोस्तों? ये थोड़ा सा हमने दोस्तों भारत का इतिहास पढ़ लिया है, काम की चीजें हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि जो कोटा रियासत है, जो कोटा है, इस कोटा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? बात आती है कि जो कोटा है, इस कोटा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो आप क्या बताओगे? कोटिया भील के नाम पर। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि कोटा का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा रखा गया है, पहली बात। ठीक, फिर दोस्तों ध्यान रखना कि जो कोटा है ना दोस्तों, जो कोटा है ये सब आपके पहले आता था बूंदी रियासत में। दोस्तों जो कोटा है ना, ये पहले आता था बूंदी रियासत में। ठीक दोस्तों, जो कोटा है ना, ये आता था बूंदी रियासत में। अब क्या हुआ कि जो बूंदी रियासत है, इस बूंदी रियासत का किया गया विभाजन। ठीक, जो कोटा है पहले किस में आता था? बूंदी रियासत में, और बूंदी रियासत का किया गया विभाजन। और पूछा जाए कि बूंदी रियासत का जो विभाजन है वो किसने किया? तो दोस्तों जो बूंदी रियासत है ना, इसका विभाजन किया शाहजहां ने। जो बूंदी रियासत है इसका विभाजन किसने किया? शाहजहां ने। और दोस्तों शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन करते हुए बूंदी से किसको अलग कर दिया? कोटा को। किसको अलग कर दिया? कोटा को अलग कर दिया। तो कोटा पहले तो आता था बूंदी रियासत में, और कोटा का नामकरण किया गया है कोटिया भील के नाम पर। और दोस्तों कोटा का विभाजन, बूंदी का विभाजन किया शाहजहां ने। और दोस्तों बूंदी को, दोस्तों जो बूंदी है उससे था कोटा को पृथक किया। एकदम क्लियर। तो बूंदी से कोटा को अलग करने वाला कौन हुआ? शाहजहां। कौन हुआ? शाहजहां। फिर बात आती है कि जब दोस्तों कोटा बूंदी से अलग हो गया तो यहाँ के प्रथम शासक कौन हुए? फिर बात आती है कि जब कोटा बूंदी से अलग हो गया तो यहाँ के प्रथम शासक कौन हुए? तो आप क्या बताओगे? माधव सिंह। कौन हुए? माधव सिंह प्रथम। समझ जाओगे ना, माधव सिंह प्रथम यहाँ के
पहले शासक हुए। ठीक, कोटा का नामकरण किया गया है कोटिया भील के नाम पर। कोटा पहले बूंदी रियासत में था, बूंदी रियासत का विभाजन किया शाहजहां ने और कोटा को अलग किया, और यहाँ का शासक किसे बनाया? माधव सिंह को बनाया। ठीक, अब इस प्रकार हम क्या कहेंगे समझना, ये कोटा, ये कोटा। तो अब तीन बातें, कोटा का नामकरण, ये कोटा का नामकरण, तो आप क्या बताओगे? कोटिया भील के नाम पर। कोटा का नामकरण कोटिया भील के नाम पर। ठीक, पहली बात। ठीक, अच्छा दूसरी बात की बात करते हैं तो साहब समझना कि कोटा का संस्थापक, कोटा का संस्थापक तो कौन होगा? माधव सिंह प्रथम। पूछा जाए कि कोटा का संस्थापक कौन होगा? माधव सिंह प्रथम। समझ ना, पूछ लिया जाएगा कि कोटा का संस्थापक कौन होगा तो क्या बताओगे आप? माधव सिंह प्रथम। ठीक, और पूछा जाए कि दोस्तों, पूछा जाए कि जो कोटा रियासत है, जो कोटा रियासत है, इस रियासत का निर्माण किसने किया? पूछा जाए जो कोटा रियासत है, इस कोटा रियासत का निर्माण किसने किया? तो आप क्या बताओगे कि कोटा रियासत का निर्माण किया शाहजहां ने। जो कोटा रियासत है इसका निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। नामकरण कोटिया भील के नाम पर, संस्थापक माधव सिंह प्रथम, और रियासत का निर्माण किसने किया? अर्थात कोटा को रियासत किसने बनाया? शाहजहां ने। तीन बात, कोटा को रियासत बनाने वाले शाहजहां, कोटा के संस्थापक माधव सिंह, और कोटा का नामकरण कोटिया भील के नाम पर। ठीक, अगली बात, फिर दोस्तों बात आती है कि जो कोटा है, इस कोटा की भौगोलिक स्थिति क्या है? पूछा जाए कि कोटा की भौगोलिक स्थिति क्या है तो आप क्या बताओगे कि जो कोटा जिला है ना, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में आता है। क्लियर? पूछा जाए कि कोटा की भौगोलिक स्थिति क्या है तो आप क्या बताओगे कि जो कोटा है ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में आता है। सब कहाँ आता है दोस्तों? ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में आता है। ठीक, अच्छा फिर बात आती है कि जो कोटा है, इस कोटा का सब आपके अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूछ लिया जाए कि कोटा का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप क्या बताओगे? 24 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 51 मिनट, 24 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 51 मिनट कोटा जिले का अक्षांशीय विस्तार है। समझ जाओगे ना दोस्तों? कोटा जिले का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 24 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 51 मिनट तक। फिर बात आती है कि साहब आपके कोटा जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा जाए कि कोटा जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है तो आप क्या बताओगे कि कोटा जिले का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 37 मिनट से लेकर 77 डिग्री 29 मिनट। एकदम क्लियर? कोटा जिले का देशांतरीय विस्तार कितना है? 75 डिग्री 37 मिनट से लेकर 77 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका साहब आपके देशांतरीय विस्तार हो गया। दोस्तों इनको याद रखना जरूरी है, कभी कभी साहब क्वेश्चन फंस जाते हैं और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के आंसर बहुत मुश्किल से दिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कि कोटा जिले की जनसंख्या कितनी है? कोटा जिले की जनसंख्या कितनी है? 19,11,014। 19,11,014 ये सब आपके क्या है? कोटा जिले की जनसंख्या है। 19,11,014 ये सब आपके कोटा जिले की जनसंख्या है। समझ जाओगे दोस्तों? 19,11,014 ये कोटा जिले की जनसंख्या है। पूछा जाएगा कि साहब आपके कोटा जिले का घनत्व कितना है? पूछा जाएगा कि कोटा जिले का घनत्व कितना है तो आप क्या बताओगे कि 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कोटा जिले का जनसंख्या घनत्व है। 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कोटा जिले का जनसंख्या घनत्व है। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि कोटा का लिंगानुपात कितना है? पूछा जाए कि कोटा का लिंगानुपात कितना है तो आप क्या बताओगे? 911। पूछा जाए कि कोटा का लिंगानुपात कितना है तो आप क्या बताओगे? 911। समझ जाओगे ना? कोटा जिले का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 911। ठीक, अच्छा बात आती है कि जो कोटा जिला है इस कोटा जिले का क्षेत्रफल कितना है?
पूछा जाए कि कोटा जिले का क्षेत्रफल कितना है, 5217 वर्ग किलोमीटर। पूछ लिया जाए कि कोटा जिले का क्षेत्रफल कितना है, 5217 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर समझना, कोटा का नामकरण कोटा भील के नाम पर, संस्थापक माधव सिंह प्रथम, कोटा को रियासत बनाया था शाहजहां ने। और दोस्तों ध्यान रखना, जो शाहजहां है ना, इस शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 25 मिनट से लेकर 25 डिग्री 51 मिनट। देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 37 मिनट से लेकर 77 डिग्री 29 मिनट। जनसंख्या 19,11,014। ठीक। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, अंतिम जो आंकड़े आए हैं ना, वो है 19,51,014। एकदम क्लियर। तो जो दोस्तों देखो, दो बातें लिख रहा हूं। अंतिम आंकड़े के अनुसार तो है 19,51,014, और जो प्रारंभिक आंकड़े थे वो थे 19,11,014। अर्थात जब अंतिम रूप से जनगणना हुई तो जनसंख्या इतनी है और प्रारंभिक में इतनी थी। तो कहीं ना कहीं किताबों में ये लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। ठीक। तो आप इसे ज़्यादा राइट मानना, क्योंकि साहब आपके ये अंतिम आंकड़े हैं 2011 के। ठीक। 19,51,014 ये अंतिम आंकड़े हैं, समझ जाओगे कि अच्छी तरह। ठीक। घनत्व 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 911, क्षेत्रफल 5217 वर्ग किलोमीटर। एकदम क्लियर यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। एकदम क्लियर। दोस्तों एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे अच्छी तरह। ठीक। कोटा राजस्थान का कानपुर कहलाता है, फव्वारों का शहर कहलाता है, शैक्षणिक नगरी कहलाता है, और राजस्थान का नालंदा कहलाता है। नालंदा का प्राचीन नाम साहब क्या था दोस्तों आपके? दोस्तों जो नालंदा है, इस नालंदा का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? मृगशिखावन। ठीक। निर्माण हुआ था कुमारगुप्त के समय। दोस्तों ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा केंद्र है। हिंसांग आया था दोस्तों, मैंने बताया था, और वो जब आया तब आचार्य थे यहाँ के शीलभद्र, शासक था हर्षवर्धन, और हर्ष को क्या बोला? शीलादित्य। ठीक। CU की में। ठीक। हर्षवर्धन तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। नालंदा भीनमाल, बेराट और महाराष्ट्र गया था। भीनमाल को दोस्तों भीनमाल को पीलोमोलो कहा है, बेराट को यूचिलो कहा है, और महाराष्ट्र को मोहो लीची कहा है। हिंसांग की आत्मकथा लिखी थी ही ली ने। कोटा का नामकरण किया गया था कोटा भील के नाम पर, संस्थापक है माधव सिंह प्रथम, और कोटा को रियासत बनाया था शाहजहां ने, जो कि खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति अशांत देशांतर विस्तार, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं। ठीक। अब दोस्तों हम बात करते हैं, तब समझना दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोटा जिले की कुछ विशेषताओं की। ठीक। अब दोस्तों देखना, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एक कोटा के साथ एक विशेषता ले रहा हूँ, साक्षरता। मैं कोटा की एक विशेषता ले रहा हूँ, साक्षरता। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक। समझना दोस्तों। अब प्रश्न था क्या बनेगा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। ठीक। तो आप क्या बताओगे? कोटा। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? कोटा। समझना, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। पहली बात। दूसरी बात, ठीक, वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाए, अगर सर्वाधिक तो है कोटा, तो पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, भाई सर्वाधिक तो कौन सा हो गया? कोटा। तो पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे कि वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है जालोर। कौन सा होगा? जालोर। तो वर्ष देखो, कोटा की एक विशेषता कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर। ठीक। अच्छा दोस्तों, अगर महिला में है तो पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता में क्या है? तो दोस्तों साहब समझना, पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, आपको नाम याद है, मैं जानता हूं। ठीक। वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। ठीक। भाई महिला साक्षरता में तो कौन है?
कोटा अव्वल है, लेकिन पुरुष साक्षरता में कोटा अव्वल नहीं है, कोटा पिछड़ा हुआ है और दोस्तों नंबर 2 पे है। तो दोस्तों पुरुष साक्षरता में जो जिला प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है? झुंझुनू। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया? झुंझुनू। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि अगर झुंझुनू सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? ठीक दोस्तों, ये केवल मैं साक्षरता की चर्चा कर रहा हूँ, कोटा की। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो दोस्तों मैं जिला पढ़ा चुका हूँ और वो राजस्थान का नवीनतम जिला है। और मैं जानता हूँ आप क्या बोल रहे होंगे? प्रतापगढ़। एकदम क्लियर। तो साहब आपके हम साक्षरता की 4 बातें करते हैं। साक्षरता में कोटा 2 स्थानों पर अव्वल है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़। मैंने कहा ना, साक्षरता में कोटा 2 जगह अव्वल है। एक तो कहाँ है? महिला साक्षरता में। अब अच्छा, दूसरी दोस्तों ध्यान रखना, वर्ष 2011 के अनुसार, दोस्तों वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर तहसील, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर तहसील कौन सी है? पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर तहसील कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? लाड़पुरा। क्या बताओगे? लाड़पुरा। और लाड़पुरा तहसील कहाँ आती है? कोटा में। तो कोटा साक्षरता में 2 जगह अव्वल हो गया कि एक तो महिला साक्षरता में कोटा अव्वल है और एक तहसील में भी, साक्षर तहसील में भी कोटा अव्वल है। समझ जाओगे? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़, सर्वाधिक साक्षर तहसील लाड़पुरा कोटा में आती है। ये दोस्तों साहब अच्छी तरह ध्यान रखना। एकदम क्लियर। पहली बात दोस्तों, फिर बात करते हैं हम, दोस्तों ये तो सब आपकी बात हो गई कोटा की। अब बात करते हैं दोस्तों हम कोटा जिले की नदियों की। दोस्तों फिर बात करते हैं हम कोटा जिले की नदियों की। एकदम क्लियर। अब बात आती है कि कोटा जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों बात आती है कि जो कोटा है, इस कोटा जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि कोटा जिले की जो प्रमुख नदियां हैं ना दोस्तों, उसमें एक नदी का नाम है चंबल नदी। कोटा जिले की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, उसमें एक नदी कौन सी होगी? चंबल नदी होगी। ठीक दोस्तों, चंबल के अलावा साहब आपकी दूसरी नदी होगी पार्वती। दोस्तों कौन सी होगी? पार्वती नदी। अच्छा दोस्तों साहब तीसरी नदी कौन सी होगी? परवन नदी। चंबल होगी, पार्वती नदी होगी, परवन नदी होगी। अच्छा दोस्तों अगली नदी कौन सी होगी? काली सिंध नदी। तो चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध दोस्तों ये कोटा जिले की प्रमुख नदियां हैं। अच्छा इसके अलावा साहब कौन सी होगी? तो दोस्तों एक होगी अंधेरी नदी। साहब कौन सी नदी होगी? अंधेरी नदी। क्लियर। और दोस्तों एक नदी का नाम है उजाड़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? उजाड़ नदी। तो दोस्तों कोटा जिले की प्रमुख नदियों में चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, अंधेरी और उजाड़। समझ जाओगे ना? कोटा जिले की प्रमुख नदियां चंबल नदी, पार्वती नदी, परवन नदी, काली सिंध नदी, अंधेरी नदी और उजाड़ नदी। दोस्तों ये कोटा जिले की प्रमुख नदियां हैं। एकदम क्लियर। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना इन कोटा जिले की नदियों को। अच्छा दोस्तों जब हम कोटा को पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कोटा में हम थोड़ा सा चंबल को पढ़ लेते हैं। दोस्तों जब हम कोटा में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कोटा में हम तो थोड़ा सा किसको पढ़ लेते हैं? चंबल को पढ़ लेते हैं। एकदम क्लियर। समझो दोस्तों चंबल साहब जिसे साहब आपके कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है, चर्मण्यवती कहा जाता है दोस्तों चंबल को। तो साहब आपके चंबल को पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। ठीक। फिर बात आती है कि जो चंबल है इस चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एकदम क्लियर। दोस्तों बात है कि जो चंबल है इस चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो चंबल नदी है इसका उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी से। ठीक। पूछा जाए कि जो चंबल है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी से। अच्छा पूछा जाए कि जनापाव पहाड़ी कहाँ है? महू में है। और महू कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है
कि चंबल का समापन कहाँ होता है। पूछा जाए कि चंबल का समापन कहाँ होता है तो आप क्या बताओगे कि जो चंबल है ना ये सब आपके यमुना में। दोस्तों ये सब चंबल है इसका सब समापन होता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जो चंबल है ना इसका जो समापन है ये सब कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। समझ जाओगे जो चंबल है इस चंबल का समापन कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों आपकी जो चंबल है ये किस नदी में मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में। और दोस्तों यमुना नदी का एक नाम है सूर्यजा, और सूर्यजा का मतलब होता है सूर्यपुत्री, अर्थात यमुना को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों दो बातें तो हो गई, फिर बात आती है कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। पूछा जाए कि जो चंबल नदी है इस चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर, ठीक। और पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी है तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान में इस नदी की लंबाई है 376 किलोमीटर। राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है, 376 किलोमीटर। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। चलो आगे, ठीक। दोस्तों अगली बात साहब आपके दोस्तों जो चंबल नदी है, दोस्तों जो चंबल नदी है इस चंबल नदी पर कुल मिलाकर 4 बांध बने हुए हैं। जो चंबल नदी है इस चंबल नदी पर कुल मिलाकर 4 बांध बने हुए हैं। क्लियर दोस्तों, एक बांध का नाम है गांधी सागर। एक बांध का नाम क्या है, गांधी सागर। दोस्तों एक बांध का नाम है राणा प्रताप सागर, ठीक। एक बांध का नाम क्या है, राणा प्रताप सागर, ठीक। दोस्तों एक बांध का नाम है जवाहर सागर। क्या नाम है, जवाहर सागर। और दोस्तों एक बांध का नाम है कोटा बैराज। क्या नाम है रे भैया, कोटा बैराज। तो हो गए 4 बांध, कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये 4 बांध साहब आपके कहाँ बने हुए हैं, चंबल नदी पर बने हुए हैं। क्लियर दोस्तों, जो चंबल नदी है ना इस चंबल नदी पर एक जल प्रपात भी बना हुआ है। क्लियर। और पूछा जाए कि उस जल प्रपात का नाम क्या है तो आप क्या बताओगे, चूलिया जलप्रपात। पूछा जाए कि उस जलप्रपात का नाम क्या है तो जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों ये भी साहब आपके कहाँ बना हुआ है, चंबल नदी पर। और पूछा जाए कि साहब आपके चूलिया जलप्रपात कहाँ आता है, भैंसरोडगढ़। और पूछा जाए कि भैंसरोडगढ़ कहाँ आता है, चित्तौड़। चूलिया जलप्रपात कहाँ आता है, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ आता है साहब आपके, चित्तौड़ में आता है। समझ जाओगे अच्छी तरह, ठीक। अच्छा फिर बात पूछ ली दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है इस चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है। पूछा जाए कि जो चंबल नदी है इस चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है तो आप क्या बताओगे कि चंबल नदी का जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो है 19,500 किलोमीटर। पूछा जाए कि जब जो चंबल नदी है इस चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है तो आप क्या बताओगे, 19,500 वर्ग किलोमीटर चंबल नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। समझ जाओगे ना। पूछ लिया जाए कि चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है तो क्या बताओगे, 19,500 वर्ग किलोमीटर साहब इसका कुल अपवाह क्षेत्र है, ठीक। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि पूछा जाएगा जो चंबल नदी है इस साहब चंबल नदी को साहब क्या कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है इसे साहब आपको क्या कहा जाता है तो दोस्तों चंबल नदी का एक नाम है राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों जो चंबल नदी है इसका एक नाम क्या है, राजस्थान की कामधेनु। दोस्तों इसका एक नाम है चर्मण्यवती। समझ जाओगे दोस्तों, चंबल साहब आपके एक नाम क्या है, राजस्थान की कामधेनु एक नाम है चर्मण्यवती। दोस्तों जो चंबल है इसे कहा जाता है हाड़ौती की भाग्य रेखा। जो चंबल है इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती की भाग्य रेखा कहा जाता है, ठीक। और दोस्तों राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी, राजस्थान की एकमात्र
बारहमासी धाम नदी कौन सी दोस्तों? चंबल। समझ जाओगे ना, ये केवल मैंने सामान्य जानकारी दी है। चंबल का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी, मऊ मध्य प्रदेश से। यूपी में यमुना मिल जाती है, यमुना का नाम है सूर्यजा, सूर्यजा मतलब सूर्यपुत्री होता है। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, राजस्थान में है 376 किलोमीटर। चंबल पर 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जलप्रपात की बात करें तो तब आपके इस नदी पर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में आता है। इसका कुल अपवाह क्षेत्र है 19,500 वर्ग किलोमीटर। इसे राजस्थान के कामधेनु कहा जाता है, चरमण्यवती कहा जाता है, हाड़ौती की भाग्य रेखा कहा जाता है और साहब आपके इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। समझ जाओगे दोस्तों, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि साहब चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं साहब देखना दोस्तों, ये तो है चंबल नदी, ठीक। और दोस्तों इस चंबल की साहब आपके एक सहायक नदी है और उसका नाम है काली सिंध। दोस्तों ये तो है चंबल नदी और साहब ये है चंबल की सहायक नदी काली सिंध। फिर बात आती है कि ये दोनों नदियां साहब आपके कहाँ मिलती हैं, ये दोनों नदियां आपस में कहाँ मिलती हैं, तो आप क्या बताओगे? नोनेरा गांव में। कहाँ मिलती हैं? नोनेरा गांव में। और पूछा जाएगा कि नोनेरा गांव कहाँ आता है? कोटा में। पूछा जाएगा कि नोनेरा गांव कहाँ आता है? कोटा में। तो चंबल की एक सहायक नदी कौन सी हुई साहब? आपके काली सिंध। और काली सिंध और चंबल का साहब आपके मिलन कहाँ होता है साहब? आपके नोनेरा गांव में, ठीक। अच्छा दोस्तों, जो चंबल है ना, इस चंबल की एक सहायक और है, ठीक। और दोस्तों चंबल की जो अन्य सहायक नदी है उसका नाम है पार्वती नदी, ठीक। और पूछा जाए कि चंबल और पार्वती का मिलन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? पाली गांव में। कहाँ होता है? पाली गांव में। और पूछा जाए कि पाली गांव कहाँ आता है, तो आप क्या बताओगे? सवाई माधोपुर में। पूछ लिया जाए कि पाली गांव कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में, ठीक। दोस्तों जो चंबल है ना, सब आपके इसमें बनास भी मिलती है, चंबल में बनास भी मिलती है, एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि साहब आपके ये कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर में। कहाँ मिलती है दोस्तों? आपके सवाई माधोपुर में, एकदम क्लियर। तो साहब आपके चंबल काली सिंध कहाँ मिलेगी साहब? आपके नोनेरा गांव में। चंबल पार्वती कहाँ मिलेगी? पाली गांव में। चंबल बनास कहाँ मिलेगी? सवाई माधोपुर में, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि साहब चंबल में एक नदी और मिलती है। दोस्तों चंबल में एक नदी और मिलती है और पूछा जाए कि वो कौन से मिलती है, तो साहब आपके जो चंबल है ना साहब आपके इसमें मिलती है बामनी नदी। साहब कौन से मिलती है? बामनी नदी। और पूछा जाए कि चंबल और बामनी साहब आपके कहाँ मिलती है? चित्तौड़ में। कहाँ मिलती है? चित्तौड़ में, ठीक। अच्छा दोस्तों, साहब आपके ये चंबल है ना, ये बनास के साथ मिलती है, ठीक, और सीप में मिलती हैं, ठीक। और चंबल, बनास, सीप दोस्तों ये तीनों बनाती हैं त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है भैया? त्रिवेणी संगम। और पूछा जाए कि ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, तो आप क्या बताओगे? रामेश्वर धाम में। ये जो त्रिवेणी संगम है ये कहाँ बनता है दोस्तों? रामेश्वर धाम। और रामेश्वर धाम कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। जो रामेश्वर धाम है वो कहाँ आता है? सवाई माधोपुर में। समझ जाओगे ना। तो साहब चंबल, बनास, सीप कहाँ मिलती है? रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में मिलती है, एकदम क्लियर। तब एक बार फिर समझना अच्छे दोस्तों अच्छी तरह। दोस्तों कोटा की प्रमुख नदियां साहब कौन कौन सी हैं? चंबल, पार्वती, परवन, काली सिंध, अंधेरी और उजाड़, ठीक। इनमें से सब प्रमुख कौन सी है? चंबल। चंबल की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चंबल का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से, समापन होता है यूपी में यमुना में। यमुना का नाम है सूर्यजा, लंबाई है 965, राजस्थान में 376 है चंबल नदी की लंबाई। इस पर 4 बांध बनाए गए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है चंबल नदी पर। इसका अपवाह क्षेत्र है 19,500 वर्ग किलोमीटर। इसे राजस्थान के कामधेनु, चरमण्यवती, हाड़ौती की भाग्य रेखा और बारहमासी नदी कहा जाता है। चंबल और काली सिंध मिलती है नोनेरा गांव में, चंबल पार्वती पाली गांव में, चंबल बनास सवाई माधोपुर में, चंबल बामनी चित्तौड़ में और चंबल बनास सीप रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर मिलती है। त्रिवेणी संगम बनता है। याद रखोगे ना दोस्तों अच्छी तरह, यहाँ तो कोई डाउट? ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि कोटा जिले का प्रमुख अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों बात आती है
कि कोटा जिले का प्रमुख अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों कोटा में 2 अभयारण्य हैं जो संयुक्त रूप से हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो है कोटा में दर्रा अभयारण्य, दोस्तों एक तो है कोटा में दर्रा अभयारण्य, ठीक। और पूछा जाए कि जो दर्रा अभयारण्य है ये किस किस्म का, सब आपके किन 2 जिलों में आता है? तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो दर्रा अभयारण्य है ये कोटा और झालावाड़ में, जो दर्रा अभयारण्य है ये कोटा और झालावाड़ जिलों में आता है, ठीक। सब आपके यहाँ एक अभयारण्य और है और उसका नाम है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। एकदम क्लियर, यहाँ एक अभयारण्य और है और उसका नाम है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 9 जनवरी 2012 को, पहले भी बताया था मैंने, क्लियर। और दोस्तों साहब आपके ये भी कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों में आता है। एकदम क्लियर, कोटा और झालावाड़ दोनों में आता है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों इसके अलावा साहब यहाँ एक अभयारण्य और है और उसका नाम है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। यहाँ एक अभयारण्य और है और उसका नाम क्या है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। जब हम दोस्तों सवाई माधोपुर पढ़ रहे थे तो दोस्तों हमने वहाँ पढ़ा था चंबल घड़ियाल अभयारण्य। दोस्तों ये जो अभयारण्य है ना ये 3 राज्यों में है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी है और यूपी में भी है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों जब मैंने जिला धौलपुर पढ़ाया था ना तो वहाँ पढ़ाया होगा मैंने चंबल घड़ियाल अभयारण्य, राजस्थान एमपी यूपी तीनों में आता है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो एक तो दर्रा अभयारण्य हो गया, एक मुकुंद्रा हिल्स हो गया और एक चंबल घड़ियाल अभयारण्य हो गया। ये तीनों अभयारण्य आपके कहाँ आते हैं? कोटा जिले में। कहाँ आते हैं दोस्तों? कोटा जिले में आते हैं, ठीक। और दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा कि कोटा जिले के प्रमुख जलाशय कौन से हैं, अगर दोस्तों बात करें कि कोटा जिले के प्रमुख जलाशय कौन से हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोटा जिले के प्रमुख जलाशयों की बात की जाए तो दोस्तों एक तो नाम आएगा जवाहर सागर का। किसका नाम आएगा? जवाहर सागर का। ये प्रमुख जलाशय है, ठीक। दोस्तों एक नाम आएगा केएसटी का, किशोर सागर का। एकदम क्लियर दोस्तों, जवाहर सागर है, किशोर सागर है, क्लियर। और दोस्तों साहब आपके एक नाम आएगा दोस्तों आपके कोटा बैराज का। एकदम क्लियर। तो जवाहर सागर, किशोर सागर और कोटा बैराज दोस्तों ये तीनों कोटा जिले के प्रमुख जलाशय हैं। समझ जाओगे ना दोस्तों, ये तीनों साहब क्या है? कोटा जिले के प्रमुख जलाशय। कौन कौन से साहब आपके? कोटा बैराज है, जवाहर सागर है और दोस्तों क्या है दोस्तों आपके किशोर सागर है। किशोर सागर मतलब साहब आपके केएसटी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक। फिर बात आती है कि कोटा जिले की प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है। एकदम क्लियर पूछा जाएगा कि कोटा जिले की प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है। तो दोस्तों अगर कोटा जिले की प्रमुख परियोजनाओं की बात करें, अगर दोस्तों पूछा जाए कि कोटा जिले की प्रमुख जल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, कोटा जिले की प्रमुख जल परियोजना कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों एक तो नाम आएगा परवन लिफ्ट परियोजना का। एकदम क्लियर दोस्तों, एक तो किसका नाम आएगा? परवन लिफ्ट परियोजना का। ये कोटा जिले की परियोजना है, जल परियोजना है दोस्तों, ठीक। दोस्तों एक नाम आएगा अलनिया बांध का। दोस्तों क्या नाम, किसका नाम आएगा? अलनिया बांध का। ये भी सब आपके कोटा जिले की परियोजना में शामिल हैं, ठीक। दोस्तों साहब आपके एक नाम आएगा बालापुरा बांध का। किसका नाम आएगा दोस्तों? बालापुरा बांध का। दोस्तों साहब आपके एक नाम आएगा साहब आपके सावन भादो परियोजना का। क्लियर, मैंने पहले बता भी रखा है साहब आपके भरतपुर जिले में, क्लियर। तो सावन भादो परियोजना एकदम क्लियर साहब, ये भी कहाँ की है? कोटा की, ठीक। परवन लिफ्ट परियोजना, ठीक, अलनिया बांध परियोजना, बालापुरा बांध परियोजना, सावन भादो परियोजना और चंबल परियोजना, ये सभी कोटा जिले की प्रमुख परियोजनाएं हैं। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? में हम कोटा जिले की जल परियोजनाओं को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कोटा जिले के प्रमुख मंदिरों की। अब हम बात करते हैं कोटा जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों की। क्लियर दोस्तों, अगर कोटा के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो दोस्तों पहला मंदिर होगा कंसुआ का शिव मंदिर। दोस्तों जो कोटा जिले का पहला मंदिर होगा उसका नाम होगा कंसुआ का शिव मंदिर। क्लियर दोस्तों,
ये कोटा जिले का दोस्तों बहुत प्राचीन मंदिर है, कंसुआ का शिव मंदिर दोस्तों। और दोस्तों यह मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी का मंदिर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंसुआ का शिव मंदिर। और दोस्तों माना जाता है कि ये जो मंदिर है ये 8वीं शताब्दी का मंदिर है। एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाए कि साहब आपके ये कब का मंदिर है, तो आप क्या बताओगे कि ये मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी का मंदिर है, पहली बात तो। ठीक, फिर बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, मौर्य शासक धवल ने। पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, मौर्य शासक धवल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। समझ जाओगे दोस्तों। पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे, मौर्य शासक धवल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक दोस्तों, ध्यान रखना यह मौर्य शासक दोस्तों, पूछा जाए कि मौर्य शासक धवल की क्या विशेषता है, एकदम क्लियर। तो दोस्तों राजस्थान में केवल एक मौर्य शासक का नाम मिलता है, एकदम क्लियर। राजस्थान में वर्णित दोस्तों, राजस्थान में वर्णित अंतिम मौर्य शासक दोस्तों, राजस्थान में वर्णित अंतिम मौर्य शासक कौन कहलाता है, धवल। अर्थात मौर्य शासक धवल एकमात्र ऐसा शासक है जिसका उल्लेख राजस्थान के शिलालेखों में किया गया है। ठीक, और दोस्तों पूछा जाए कि इस मौर्य शासक धवल का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, कंसुआ शिलालेख में। जो मौर्य शासक धवल है इसका उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, कंसुआ शिलालेख में। कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है, कोटा में। कब बना था, 8वीं शताब्दी में। निर्माण किसने कराया था, मौर्य शासक धवल। मौर्य शासक धवल अंतिम मौर्य शासक हैं जिसका उल्लेख राजस्थान के शिलालेखों में मिलता है। राजस्थान के किसी भी शिलालेख में साहब आपके दोस्तों मौर्य शासक का उल्लेख नहीं मिलता है, तो मौर्य शासक धवल का उल्लेख करने वाला एकमात्र शिलालेख है कंसुआ। आप जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति करें, उन्नति करें, अपने सपनों को साकार करें, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।